बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के हवाले से जो तहरीरी फ़ैसला जारी किया है, उस तहरीरी फ़ैसले में अलग से एक हुक्मनामा भी जो फ़ैसला है उस फ़ैसले का हिस्सा बनाया गया है। अब वो हुक्मनामा क्या है, एक तो उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क्या बात मानी और वो बात मानना सदर आरिफ अलवी को क्यों महंगा पड़ा। और इसके अलावा आज की अदालती कार्रवाई में जब हुक्मनामा डिक्टेट किया जा रहा था तो अदालत की तरफ से इलेक्शन कमीशन को भी वार्न किया गया और मीडिया को भी वार्निंग दी गई। ये चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से मीडिया और इलेक्शन कमीशन को किस बात पे तनबीह की गई, किस बात पे वार्निंग दी गई, ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ये सारी डिटेल जो अदालती हुक्मनामे की है वो आपके साथ आपकी खिदमत में पेश करने से पहले जो अदालती कार्रवाई है उसका मुख्तसर सा खुलासा मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा। नाज़रीन, 3 सेशन में आज की ये अदालती कार्रवाई हुई। जब पहले सेशन की कार्रवाई का आगाज़ हुआ 9:30 बजे के बाद पहला केस यही सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में था, यही केस पहले टेकअप किया गया। तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को बताया गया कि जो मीटिंग मिनट्स हैं वो तैयार हो रहे हैं, कुछ देर के बाद वो आ जाएंगे तो अदालत के सामने हम पेश कर देंगे। तो काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि ठीक है, आप आधे घंटे में वो जो मीटिंग मिनट्स हैं जो सदर की और इलेक्शन कमीशन के हुकाम की मुलाकात हुई है आप वो मंगवा लें, हम अपना जो रोस्टर है उसको एग्जॉस्ट करने के बाद इस केस को फिर दोबारा से टेकअप कर लेंगे। तो दूसरे सेशन में जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था वो अदालत के सामने पेश किया गया और जो मीटिंग मिनट्स थे, जो सदर अलवी के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की मुलाकात हुई और अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये जो मीटिंग मिनट्स हैं इस पे इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान के बशमूल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि इस पर सदर आरिफ अलवी साहब के सिग्नेचर कहाँ पे हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर साहब ने जो इलेक्शन की 8 फरवरी की तारीख है उसकी मंजूरी दे दी है, उसकी तौसीक कर दी है। तो चीफ साहब ने रिमार्क्स दिए जिससे ये अंदाज़ा होता है, जो कि मेरा अपना एनालिसिस है, कि हमारे जो सदर साहब हैं आरिफ अलवी साहब वो दरअसल अपनी जो साख जो एतमाद है उसको खो बैठे हैं। काजी फ़ैसल साहब ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपकी बात का तो हमें एतबार है, लेकिन ये जो सदर साहब के सिग्नेचर नहीं है या सदर साहब के कोई अप्रूवल का डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद नहीं है, तो कल को अगर सदर साहब ने कहा कि मैंने तो किसी बात के साथ इत्तफाक नहीं किया था और वो इत्तफाक वाली बात से इनकार कर दें तो क्या होगा, अदालत क्या करेगी। तो इस पर में फिर दोबारा से जो है अदालती कार्रवाई को मुलतवी किया गया और अटॉर्नी जनरल साहब से कहा गया कि आप जो सदर साहब की अप्रूवल है वो लेटर भी मंगवा लें। तो तीसरे सेशन की जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो रोस्टरम पे आए, उनकी जानिब से एक लेटर जो है जो कि ऐवान सदर का था वो अदालत को पेश किया गया 3 रुकनी बेंच के सामने, जिसमें सदर साहब ने कहा कि मेरी मुलाकात हुई इलेक्शन कमीशन के हुकाम के साथ और इस मुलाकात में इलेक्शन की डेट के ऊपर 8 फरवरी के डेट के ऊपर जब इत्तफाक की राय हो गया है और इसके ऊपर दस्तखत सदर साहब के नहीं थे, लेकिन इस पे जो सिग्नेचर थे, जो सेक्रेटरी हैं सदर साहब की खातून सेक्रेटरी 21 ग्रेड के, उनके सिग्नेचर मौजूद थे। और फिर पूछा इन खातून के बारे में अदालत की तरफ से कि कौन से ग्रेड के ऑफिसर हैं, तो इस पर फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत को जो है वो ब्रीफ किया। तो इसके बाद फिर अदालत की जानिब से जो सूबाई एडवोकेट जनरल को नोटिस किया गया था, इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल भी मौजूद थे, उनसे पूछा गया क्या आपको अब कोई एतराज़ है जो इलेक्शन की डेट के ऊपर इत्तफाक हो चुका है। और अदालत ने तो सिर्फ फैसिलिटेट किया है और एक तशवीश पाई जाती थी, अदालत इस मामले में आना नहीं चाहती थी, लेकिन चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशंस फाइल की गई, तो अदालत ने सिर्फ इस मामले में फैसिलिटेट किया है। तो आप बता दें कि आपको इस पर कोई एतराज़ तो नहीं। तो तमाम एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुझे इस बात पर हमें इलेक्शन की डेट पर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन आज जो सिग्नेचर वाली बात थी कि सदर साहब इनकार कर देंगे, उससे हमें ऐसा लगा कि जो अभी कुछ अर्सा पहले 2 बिल सदर साहब को भेजे गए थे, एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कानून भेजा गया था, बिल भेजा गया था, और एक आर्मी तरमीमी बिल भेजा गया था। दोनों बिलों के ऊपर सदर साहब ने सिग्नेचर नहीं किए थे और सिग्नेचर ना करने की वजह से वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी करके उन बिलों को कानून की शक्ल में नोटिफाई कर दिया था, गजट कर दिया था, क्योंकि सदर साहब ने बिल वापस भी नहीं भेजे, इन पे सिग्नेचर भी नहीं किए। तो इस एक तरीके से उनकी एसेंट आ गई है, रजामंदी आ गई है, तो हम इन बिलों को कानून का दर्जा दे के इनके बाज़ाब्ता कानून बनने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। तो जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया तो फिर इतवार का रोज़ था गालिबन, तो सदर आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट करके बताया था कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे स्टाफ ने धोखा किया है, मैंने तो सिग्नेचर किए नहीं थे, मैंने तो ये दोनों बिल भिजवाने के हवाले से कह दिया था कि इनको वापस भिजवा दें। तो गालिबन वो बात भी चीफ साहब के जहन में थी कि सदर साहब कभी कभार ऐसा भी कर देते हैं।
उससे पहले सदर साहब के पास जितने भी बिल गए थे, सदर साहब ने अगर किसी बिल को वापस किया था, अपने सिग्नेचर करने के साथ, अपनी रूलिंग देने के साथ, अपनी रीजनिंग देने के साथ उन बिलों को वापस किया था। ये दो वाहिद बिल थे जिस पे सदर साहब ने, क्योंकि अगर अपने वापस भी करना है तब भी आपने सिग्नेचर करने हैं, तो सदर साहब ने दस्तखत भी नहीं किए थे, लेकिन ट्वीट करके एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो सदर साहब ने जो है वो ओपन कर दिया था कि देखें कि ये मेरे साथ धोखा हुआ है। लेकिन हकीकत क्या थी, उससे पहले फिर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लाई गई सदर साहब की कि माजी में तो सदर साहब खुद सिग्नेचर करके इख्तलाफ करके इन बिलों को वापस भेजते थे और कहते थे कि आइन के आर्टिकल फ़लाँ फ़लाँ के तहत आप इसका जायज़ा लेके इन कवानीन पर नज़रसानी करें। तो अब की मरतबा सदर साहब ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो ग़ालिबन ये रिमार्क्स देते हुए काजी साहब के नॉलेज में वही सदर साहब का पुराना कंडक्ट जो है उनके जहन में चल रहा था। लेकिन बहरहाल जब ये सब कुछ अदालत के सामने रिकॉर्ड पे आ गया तो उसके बाद अदालत की जानिब से हुक्मनामा लिखवाना शुरू किया गया। अब ये जो नाज़रीन हुक्मनामा चीफ साहब ने लिखवाया, ग़ालिबन एक पौने घंटे तक ये हुक्मनामा जो है वो तहरीर करवाया गया अदालत की तरफ से। इसमें बड़ी अहम बातें की गई हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को चार्जशीट किया गया है, सदर के हवाले से भी जो है इसमें ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, रिमार्क्स दिए गए हैं। तो इस हुक्मनामे के जो मंदरजात हैं अब आपके साथ बड़ी डिटेल के साथ आसान अल्फाज में, क्योंकि मीडिया पे आपको थोड़ी डिटेल मिलेगी, ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है अदालती हुक्मनामे की आपको नहीं मिलेगी। तो हुक्मनामे में कहा गया कि आगाह किया गया अदालत को कि इलेक्शन कमीशन ने सदर के ख़त का जवाब नहीं दिया था। यानी जो सदर साहब ने वो 6 नवंबर वाली तारीख का लेटर इलेक्शन कमीशन को लिखा था, उस पर अदालत को आगाह किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने उस लेटर का जवाब नहीं दिया था। और फिर कहा गया कि सदर के ख़त और इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ से अदालत मुश्किल में आ गई। आइन और कानून में अदालत का इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का कोई अख्तियार नहीं। अब मैं ये समझता हूँ कि इस जुल्म में जो बंदियाल साहब थे जिन्होंने 14 मई के इलेक्शन की डेट दी थी, उनको चार्जशीट किया गया है, क्योंकि अदालत अपने हुक्मनामे में 3 जज साहबान जिन्होंने सिग्नेचर किए हैं वो लिख रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख देने का सुप्रीम कोर्ट के पास आइन और कानून के तहत कोई अख्तियार नहीं। और आगे कहा गया हुक्मनामे में नाज़रीन कि एक मिनट नाज़रीन, आइन कोई अख्तियार नहीं। सदर को अगर कोई इबहाम था, अगर उन्होंने कोई गाइडलाइन इलेक्शन की तारीख के हवाले से लेनी थी, तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं वो आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस भेज के सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर सकते थे। लेकिन सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में किसी किस्म का रजू नहीं किया गया। हुक्मनामे में कहा गया कि सदर और इलेक्शन कमीशन समेत सबको वही करना चाहिए जो आइन की मंशा है। यानी सबको, चाहे सदर हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, उन्हें आइन की जो रिक्वायरमेंट है, जो आइनी मैंडेट है, उसके मुताबिक एक्ट अपान करना होता है। आइन पर अमल करना कोई ऑप्शनल नहीं होता कि आप आइन पे अमल करें ना करें, इस किस्म का कोई ऑप्शन नहीं। आपने हर सूरत में, जब आपने हलफ भी उठा रखा है, इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो भी हलफ उठाते हैं, मेम्बरान भी उठाते हैं, सदर भी हलफ उठाते हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं कि आप आइन पर अमल दरामद ना करें। हुक्मनामे में कहा गया है कि कोई इदारा दूसरे के आइनी हदूद में मुदाखलत करे तो संगीन नताइज होते हैं। अब किसने किसके हदूद में मुदाखलत की, ये जो अभी इलेक्शन वाली बात की कि सुप्रीम कोर्ट के पास इलेक्शन की डेट देने का कोई अख्तियार नहीं, तो इससे ये भी वाज़ेह हो जाता है कि जो 14 मई की डेट दी गई उसमें किस इदारे ने किसकी डोमेन में जाकर मुदाखलत की। वैसे नाज़रीन एक नोटिफिकेशन भी है, वो नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो खबर भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। कल से नाज़रीन जो इन सहाफ़ी यूट्यूबर्स और इन सहाफ़ी जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने एक वबीला कर रखा कि देखें सदर साहब को जो अख्तियार है आर्टिकल 48(5) का एडमिट कर लिया गया है, अब सदर साहब तारीख देंगे। ये जो 8 फरवरी की डेट आई है ये सदर साहब ने नहीं दी, ये आर्टिकल 48 के तहत तारीख सामने नहीं आई, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन का स्टांस था या जो बाकी लोग कह रहे थे कि सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन की डेट देने का जो अख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबात की तारीख के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें यही लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अदालती कार्रवाई जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 32 और 36 में की गई है और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ हमारी जो मुशावरत हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशन और मेम्बरान की, उसके बाद जो सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 57 की सब क्लास 1 उसके तहत जो है 8 फरवरी की डेट अनाउंस की जाती है। 8 फरवरी को मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करवाए जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए एक स्लैब है जो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन का अख्तियार नहीं है। और काजी फाइज़ साहब ने कहा कि ये जो लेटर हमारे सामने पेश किए गए हैं इसमें तो किसी ने, जो सदर साहब के अख्तियार की बात की जा रही थी आर्टिकल 48(5) की, उसका किसी ने जिक्र नहीं किया। इस सवाल को अधूरा छोड़ दिया गया है। चलें इस सवाल का फिर किसी और केस में जो है वो इसकी इंटरप्रिटेशन की जाएगी। तो ये भी एक चीज़ सामने आई है कि इलेक्शन की जो डेट है 8 फरवरी की वो इलेक्शन एक्ट के तहत दी गई है। सदर साहब ने तारीख नहीं दी, ये तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दी है। हाँ, इसमें सदर साहब की रज़ा, सदर साहब की कंसेंट शामिल है। तो अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि
सदर और इलेक्शन कमीशन का तनाज़ा गैर ज़रूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। अदालत ने सदर और इलेक्शन कमीशन के अबूर में मुदाखलत नहीं की, यानी ये जो अदालती कार्रवाई थी, जो अदालत ने प्रोसीडिंग की है, 3 समातें की हैं, ये किसी के इलेक्शन कमीशन के और सदर के जो अमूर थे, मामला थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुदाखलत नहीं की। पूरा मुल्क इंतखाबात की तारीख के लिए तशवीश में मुब्तला था। कुछ लोगों को खदशा था कि शायद इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट ऐसा अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती जो उसे हासिल ना हो। और आगे हुक्मनामे में लिखा गया कि अदालत सदर और इलेक्शन कमीशन को तारीख के तयन में सहूलतकारी की सिर्फ अदालत ने। आइनी ओहदा जितना बड़ा होता है, जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी हो जाती है, उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। आइन पर अमल करना हर शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ है। आइन का आर्टिकल 5 इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। लेकिन जो आइनी ओहदेदार होते हैं, जैसे सदर मुमलिकत हैं, आइनी मनसब उनके पास है, इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास आइनी ओहदा होता है, उनकी जिम्मेदारी जो है वो शहरियों से ज़्यादा बढ़ के है। फिर आगे कहा गया कि सदर, चीफ इलेक्शन कमीशनर और अरकान आइन के तहत किए गए हल्फ के आइन के तहत लिए गए हल्फ के पाबंद हैं। आगे फिर जाके आइन से मुतालिक लिखा गया कि आइन ने पाकिस्तान को बने 50 साल गुजर चुके हैं। किसी आइनी इदारे या अहदेदार के पास आइन से इस्तिस्ना से आशना ना होने का कोई उज़र नहीं। यानी कोई अगर ये दावा करे कि उसे 50 साल आइन को बने हो चुके हैं, उसे आइन के बारे में नॉलेज नहीं, ख़ास तौर पे वो लोग जो आइनी अहदेदार हैं, तो ये ऐसा दावा, ऐसा उज़र, ऐसा बहाना कर नहीं सकते। और फिर 3 नवंबर 2007 के परवेज़ मुशर्रफ के इक़दाम का भी काजी फैसल साहब ने इस हुक्मनामे में जिक्र किया कि आज से 15 साल पहले 3 नवंबर को आइन पर शब खून मारा गया। आइन पर शब खून मारने की हमेशा दूरस असरात होते हैं। आइन की जो इनराफ होता है, उससे हमें तारीख़ से सीखना होता है कि इसके अवाम और मुल्क की जोग्राफियाई हदूद पर मनफी असरात पड़े हैं। यानी माजी में जो आज तक आइन की खिलाफ वर्जियाँ होती आईं, उसके नतीजे में अवाम के ऊपर तो असरात पड़े, लेकिन जो जोग्राफियाई हदूद पाकिस्तान की चेंज हुई कि मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, उसका भी जिक्र नाम लिए बगैर इस हुक्मनामे में किया गया है। और फिर कहा गया कि वक्त आ गया है कि अदालतें गैर ज़रूरी तौर पर ऐसे तनाज़ात का हिस्सा ना बने और इस पर वक्त ज़ाया भी ना करें। यानी सुप्रीम कोर्ट ने माजी में डिक्टेटर के जो इक़दाम हैं उनकी तौसीक़ की है। आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ऐसे तनाज़ात का सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा ना बनना चाहिए और इस पर वक्त भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। माजी करीब में इन्हीं सदर मुमलिकत ने असम्बली की, ये बड़ी अहम बात हुक्मनामे में लिखवाई गई है कि माजी करीब में इन्हीं सदर मुमलिकत ने असम्बली उस वक्त तहलील की जब वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद, वज़ीर आज़म को अदम एतमाद का सामना था। यानी इमरान खान साहब के खिलाफ जब PDM के इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी की यानी से मुश्तरका तौर पर अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, उस तहरीक अदम एतमाद को उड़ा के रख दिया गया और उसमें वोटिंग होना थी आइन के मुताबिक, लेकिन वोटिंग करवाने से पहले अदम एतमाद की तहरीक को उड़ाया गया। और फिर इमरान खान साहब ने एडवाइस किया सदर साहब को कि आप कौमी असम्बली को तहलील कर दें। वो कौमी असम्बली फिर इमरान खान के कहने के ऊपर सदर साहब ने तहरीर की। उसका जिक्र किया गया कि जो सदर साहब के पास अख्तियार था वो तो सदर साहब ने इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे इलेक्शन की डेट नहीं दी, लेकिन जो अख्तियार नहीं था उस वक्त जब एक वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी थी, उस वक्त सदर साहब ने वो अख्तियार इस्तेमाल किया जो ना उस वक्त के वज़ीर आज़म के पास था, ना सदर के पास था, क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी थी। इस दौरान असम्बली तहलील नहीं हो सकती थी, उस पर वोटिंग होना थी। और फिर इस फैसले में यह भी लिखा गया कि वो असम्बली तहलील करने का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट में आया और अदालत को उस पर फैसला करना पड़ा। और उस फैसले में अदालत ने असम्बली को रिस्टोर किया। उसमें सदर के, वज़ीर आज़म के असम्बली तहलील करने के इक़दाम को गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया कि उस फैसले में 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला दिया, लेकिन उस बेंच के जो एक मेंबर थे, ऑनरेबल मेंबर थे जैसे मज़हर आलम मियाँ खेल, उन्होंने करार दिया कि सदर साहब का और इसके साथ साथ जो स्पीकर का इक़दाम है, डिप्टी स्पीकर का इक़दाम है, वज़ीर कानून का इक़दाम है, वज़ीर आज़म का इक़दाम है, ये आइन की खिलाफ वर्जी की गई है, आइन से ट्रांसग्रेस किया गया है। तो इस पर जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी का केस बनता है तो कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा, लेकिन पार्लियामान को भी ऐसी आइनी खिलाफ वर्जी के रास्ते रोकने के लिए कुछ इक़दाम उठाने होंगे। उसका जिक्र भी इस हुक्मनामे में किया गया। कहा गया कि जस्टिस मज़हर आलम ने करार दिया कि गैर आइनी इक़दामात पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। जस्टिस मज़हर आलम ने आर्टिकल 6 के इतलाक़ का मामला पार्लियामेंट पे छोड़ा था। फिर हुक्मनामे में, आज के हुक्मनामे में अदालत ये कह रही है कि हर आइनी इदारा आइन पर अमल करने का पाबंद है। वक्त आ गया कि तमाम इदारे जो है वो मैच्योरिटी का मुजाहरा करें। अवाम का हक है कि इंतखाबात हों। अदालत को इलेक्शन यकीनी बनाने का एजाज़ हासिल हुआ है। इंतखाबात की मुकर्रर तारीख 8 फरवरी पर तमाम फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ हैं। आगे कहा गया, फिर इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि आपने शेड्यूल जारी नहीं किया, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जो है दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी करेंगे। हल्का बंदियों का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, जैसे हल्का बंदियों का प्रोसेस मुकम्मल होगा शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा।
चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल पर इलेक्शन कमीशन के हाथ बांधना नहीं चाहते, इंतखाबी शेड्यूल पहले जारी करने में कोई मसला नहीं, ये भी पूछा गया। और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पहले हो भी जाए तो कोई मसला नहीं। और फिर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्का बंदियाँ शाया होने के बाद कानूनी तौर पर शेड्यूल जारी हो सकता है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा क्या इलेक्शन कमीशन फिर उसी बात क्या इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी कर दिया है, वही बातें दोबारा से दोहराई गई। तो फिर आगे चल के अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि सदर से इत्तफाक के बाद इंतखाबात की तारीख का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है कि नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। एडवोकेट जनरल के मुताबिक किसी सूबे की हुकूमत को इंतखाबात की तारीख पर कोई एतराज़ नहीं है। वफाक और सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाए कि इंतखाबात का अमल 8 फरवरी को बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जिसको इंतखाबात होने पे एतराज़ है वो घर में अपनी बीवी से बात कर ले, मीडिया पे बात ना करे। ये सहाफ़ियों को जो है वो भी कहा गया ये बात कि जो एप्रीहेंशन फैलाई जाती हैं ये एप्रीहेंशन ना फैलाई जाए, क्योंकि अगर इंतखाबात ना होने की एप्रीहेंशन फैलाई जाएंगी तो ये आइन को अंडरमाइन करना है। ये काजी फाइज़ साहब ने मीडिया को भी कहा और इलेक्शन कमीशन को कहा कि अगर ऐसा कोई मीडिया पे आके कहता है, आपस में बेशक बात करें, लेकिन मीडिया पे आकर कोई ऐसा कोई कहेगा, कोई साफ़ी कहेगा, कोई सियासी जमात का नुमाइंदा कहेगा तो ये इन्फ्लुएंस करना होगा, आइन को अंडरमाइन करना भी होगा। और फिर आखिर में जैसे अथर मिनल्ला साहब ने बड़ी अहम बात की, वो भी आपको बता देते हैं। अथर मिनल्ला साहब ने कहा, क्योंकि अली ज़फ़र साहब तहरीक इंसाफ के वकील कह रहे थे कि आप इसमें विल बी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि 8 फरवरी को इलेक्शन करवाए जाएँ, तो अथर मिनल्ला साहब ने कहा कि अदालत आइन और कानून की किसी खिलाफ वर्जी की तौसीक नहीं कर रही। अथर मिनल्ला साहब ने इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करके कहा कि तौसीक नहीं कर रहे किसी भी गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम की, इंतखाबात हर सूरत में होने चाहिए और वो भी 8 फरवरी को। और फिर अथर मिनल्ला साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हर कदम कानून के मुताबिक उठाएगा 8 फरवरी को इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए। और फिर इलेक्शन कमीशन से कहा, चीफ जस्टिस ने भी इलेक्शन कमीशन से कहा कि आपने अदालत का दोस्ताना चेहरा देखा है, दूसरा चेहरा हम आपको दिखाना नहीं चाहते। अदालत ने 90 दिन में इंतखाबात की जो दायर की गई दरख्वास्त है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि तवक्को है कि इंतखाबात अच्छे माहौल में होंगे, शाइस्तगी से अपना पैगाम ज़्यादा बेहतर अंदाज में पहुँचाया जा सकता है। और काजी फाइज़ साहब ने जब मीडिया के हवाले से वो रिमार्क्स दे रहे थे तो मीडिया को कमरे अदालत में बैठे हुए मुखातिब करके कहा कि अगर मीडिया ने इंतखाबात से मुतल्लिक शुबहात पैदा किए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होंगे। मीडिया वाले माइक पकड़कर ये नहीं कह सकते कि इंतखाबात में शुबा है कि इंतखाबात नहीं होंगे। किसी एंकर या रिपोर्टर को इजाज़त नहीं कि इलेक्शन होने ना होने पर शक व शुबा करे। कहीं ये सुर्खी या टिकर चले कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो कार्रवाई होगी। मीडिया वाले बताएं कि झूठ बोलना उनका हक तो नहीं। और फिर आगे काजी फाइज़ साहब ने कहा कि मीडिया की आज़ादी आइन में दी गई है, हम मीडिया की आज़ादी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, हम मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। किसी मीडिया वाले को इंतखाबात पर शुबहात हैं तो अवाम में नहीं बोलेगा, हाँ मगर अपनी बीवी को बता सकता है। माइक पकड़कर कुछ भी बोल दिया जाए, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। मीडिया ने इंतखाबात के हवाले से मायूसी फैलाई तो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई के लिए पैमरा से रजू करे और पैमरा कार्रवाई करे। तो ये थी नाज़रीन सारी आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।